चंद्रपुर नामक गांव में एक गरीब किसान संजीव रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, दो बच्चे नीला और हमनार्थ। संजीव के पास जमीन थी, लेकिन साधन न के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास था। उसने अपनी गरीबी के कारण परिवार की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। मेरी बात मानते नहीं। जमींदार के यहाँ से बाहर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन में कम से कम महीने का राशन, पानी का जुगाड़ हो जाएगा। ऐसी बातें मत किया करे गीता। तेरी बातें मेरे दिल को तीर की तरह चलती हैं। मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। मेरी किसी और के घर जाकर काम करें, ना मेरे से। मैं तो गांव में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इतना क्यों सोच रहे हो? मैं यह सब सोच रही हूँ तो परिवार की मैं सोच रही हूँ। मैं जानता हूं गीता, लेकिन फिर भी ना, काम करने तो नहीं जाएगी? संजीव दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था कि वह बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं दे पा रहा था। बच्चों के तन पर कपड़े थे, उन्हें भी पता नहीं कितने टुकड़े और कपड़ों के जुड़कर काम चल रहा था। वह जब भी किसी से मदद मांगने जाता है, उसको तो उसके खेतों में ट्रैक्टर चला, तो लोग उसे इस काम के लिए पैसे मांगते, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं। देता की फसल अच्छी हो जाएगी तो पैसे दे दूंगा। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नियुक्त नहीं। इस समय वह अपने आप को लाचार और असहाय महसूस कर रहा था, और जमींदार गिद्ध की तरह उसकी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि कब संजीव मदद मांगने आए और वह उसकी जमीन हथिया ले। और यह बात संजीव अच्छी तरह जानता था। जमींदार जब भी कभी संजीव से मिलता तो हमेशा एक ही बात बोलता। संजीव इधर उधर धक्के खाता रहता है। कितनी बार तो कहा है जमीन मुझे दे, अच्छे दाम दूंगा। आप बड़े लोग हो, जानता हूं। जमीन के अच्छे दाम दे दोगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूं? पैसा तो एक एक समय खत्म हो जाएगा। अगर मेरी मदद करनी है तो आप अपनी ट्यूबवेल का पानी नहीं दे देते? मैं पानी नहीं देता, 1000 रुपए दे दो, दिन का पानी। अगर इतना ही अमीर होता तो अपनी ट्यूबवेल लगवा लेता। झाल फिर जमींदार और संजीव अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब घर में आटा भी थोड़ा सा ही बचा है, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? तो अभी का तो खाना बना, शाम तक मैं देखता हूं कहीं दिहाड़ी पर काम कर लूंगा। 2 रोटी का जुगाड़ कैसे न कैसे कर ही लूंगा। गीता खाना बनाने लगती है और दोनों बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। और संजीव अपना गमछा उठाकर जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो देखता है कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वह बहुत पहचानने की कोशिश करता है। हाँ हाँ जी भाई साहब, किससे मिलना है? मैंने पहचाना नहीं। ये बोलकर तो तूने मेरा दिल तोड़ दिया संजीव। मुझे लगा था कि दुनिया में कोई मुझे पहचाने या न पहचाने पर तू मुझे एक ही नजर में पहचान जाएगा। बस यही थी तेरी यारी दोस्ती। मैं तो तुझे कभी नहीं भूला। फिर ध्यान से उसका चेहरा देखता है और अपने गमछे को ठीक कर उसके गले लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। राम रतन, तू तू राम रतन है ना, मेरे दोस्त। मैं कैसे पहचानता? जब तुम यहां से गए तो कितने छोटे से थे। अब देखो कैसे गबरू जवान दिख रहे हो। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। भाभी जी नमस्ते। यह तो बावरा हो गया है, पहेलियां बुझा रहा है। खुद बता देता हूं, मेरा नाम राम रतन है और हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आप। एक बार ये बहुत बातें सुनी है मैंने इनके मुंह से। आइए अंदर आइए। रामरतन जब संजीव के घर के अंदर आता है तो घर की हालत देखकर उसे बड़ा सदमा लगता है। टूटी चारपाई पर कुछ कपड़े टंगे थे, नीचे जमीन पर दरी बिछी हुई थी। संजीव, इतनी खराब हालत क्यों हो गई भाई? कुछ मत पूछ दोस्त। पता ही नहीं चला, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। पैदावार नहीं होती। मेरे पास तो ट्यूबवेल से पानी मांगता हूं तो पैसे मांगते हैं, और मेरे पास पैसे भी नहीं। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी बस चल रही है। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास तो मेरा भी नहीं था, और इस बीच में कभी भी तो। ये सब छोड़ो और मुझे ये बता कि गांव कैसे हुआ, और तेरे परिवार में कौन कौन है? हाँ भाई, सब ठीक है। बाबा गुजर चुके हैं, अब हैं और शादी हो चुकी है। मेरी बीवी जरीना और 2 बच्चे भी हैं। बेनिफिट पर है। कुछ समय बाद वह लोग भी गांव आएंगे।
पहले मैं यहाँ पर उनके रहने का ठिकाना अच्छे से बना लूं। अरे तू तो इतना बड़ा बाबू बन गया है, फिर गांव क्यों? ना यार, अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। वह तो बाबा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमें यहां से जाना पड़ा। पर दिल तो मेरा गांव में ही रह गया था। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही अपने खेतों में खेती करने का सोच रहे हैं। तब तक गीता खाने के लिए जो भी रूखा सूखा था घर में, वह रामरतन के सामने रख देती है, जिसे रामरतन बड़े मजे से खाता है। फिर संजीव को बताता है कि वह उसकी पत्नी एग्रीकल्चरल में प्रोफेसर है और उन्होंने नए तरीकों की खेती करना सीखा है। तो एक बार मेरे बारे में भी सोच, मुझे भी कुछ ऐसे ही पड़े हुए खेतों में काम करना है। तो फिक्र मत कर, हम मिलकर जल्दी सब कुछ कर लेंगे। अगले दिन ही रामरतन संजीव के साथ अपने खेतों में जाता है। संजीव के साथ जाकर वह बढ़िया किस्म के अलग अलग तरह के बीज लेकर आता है। फिर उसे बताता है कि अब एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना है, हर मौसम के हिसाब से खेती करनी है। एक एक करके अलग अलग तरह की बातें सुनकर संजीव जैसे जैसे करता है, वैसे वैसे दोनों दोस्त अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होते जाते हैं। 2 महीने बीतते ही संजीव देखता है कि उसके खेत में सब्जियों और अनाज की अच्छी फसल लहलहा रही है। रामरतन की मदद से वह मेहनत करता है और मुनाफा कमाता है। रामरतन, आज तेरी वजह से इतने कम समय में मुनाफा कमा पाया। सच में तू किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया है। कैसी बातें कर रहा है यार, हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर हमारा क्या फायदा। परिवार और गांव से कहना कि अच्छा बना कर रख, मैं कुछ सामान लेकर आता हूं। रामरतन भाई के आने से हमारी तो जिंदगी संवर गई। दोस्तों तो ऐसा ही होना चाहिए। कल रामरतन का परिवार आ रहा है, मैं यह सामान लेकर आया हूं। अच्छा अच्छा खाना बना लेना। अगले दिन रेलवे स्टेशन से रामरतन और संजीव साथ में रामरतन की फैमिली को लेकर आते हैं। फिर बच्चे बाहर खेलने लगते हैं और सभी बैठकर बातें करते हैं और खेती के लिए प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह की खेती कम समय में की जा सकती है। संजीव भैया, मुझे आपके बारे में रामरतन ने बताया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। हम जैसे जैसे बोलें, बस 1 साल तक आपको अपने खेतों पर मेहनत करनी है और फिर देखना कितना मुनाफा कमाएंगे। अगर रामरतन आकर स्थिति को न संभालता तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था। फिर इसमें किसी फरिश्ते की तरह सब कुछ संभाल लिया। अब रामरतन और संजीव मिलकर खेती करने लगे। गांव के लोग भी उन दोनों की दोस्ती की सराहना करने लगे। जब भी बात होती तो उन दोनों की दोस्ती की बात चल पड़ती। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मदद की और बहुत अच्छे। संजीव के घर अब सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे अच्छे कपड़े पहन रखे थे और गीता की रसोई में सारा सामान। संजीव खुश रहता था और मेहनत करता था। जब भी किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती, रामरतन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और देखते ही देखते संजीव की माली हालत बेहतर से बहुत बेहतर हो गई।